हमने आपको अपनी पहली वीडियो में संविधान के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक से आपको अवगत कराया था और इस वीडियो में हम आपके अच्छे रिएक्शंस के बाद ही हम आपके लिए लेकर आए हैं आज का वीडियो संविधान से जुड़ी नई बातें जिन पर हम आज बात करने वाले हैं। तो नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको मिलती है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियाँ जो आपको किसी भी एग्जाम में सफल होने में मदद कर सकती है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने अपनी पहली वीडियो में बात की थी संविधान की संरचना के बारे में, उसका विकास कैसे हुआ, कौन से भारतीय अधिनियम को संविधान बनाने के लिए गठित किया गया था, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, चुनाव किस प्रकार करवाए जाते हैं, हमारे भारतीय संविधान की कुछ विशेषताओं पर भी हमने गौर फरमाया था। साथ ही साथ यह भी जानने का प्रयत्न किया था कि संघ और राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार हुआ था, किस प्रकार केंद्र शासित प्रदेशों का बंटवारा किया गया था और नागरिकता के साथ साथ मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों पर भी हमने बात की थी। अब हम बात करने जा रहे हैं संविधान के कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में जिससे हम शामिल करेंगे संघ एवं राज्यों से संबंधित संघीय कार्यपालिका के विषय। भारत में संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार संसदीय शासन प्रणाली स्थापित है, यानी नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। आप यह तो जानते ही होंगे कि हमारे देश का प्रधान राष्ट्रपति को माना जाता है, लेकिन उनके पास सारे अधिकार नहीं होते। अगर हम गौर फरमाएं तो प्रधानमंत्री ही होता है जो हमारे देश का कार्यभार संभालता है। इसे ही हम वास्तविक कार्यपालिका के अंदर गिनते हैं। खैर, हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में यह लिखा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और इस संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति के पास होंगी। अब वह चाहे तो खुद इन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है या अपने किसी अधीनस्थ पदाधिकारी के माध्यम से इसका प्रयोग करवा सकता है। परंतु अनुच्छेद 74 में यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति के कार्यों में परामर्श देने के लिए एक मंत्री परिषद का गठन होगा जिसका प्रधानमंत्री होगा। और यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्रपति केवल उन्हीं कार्यों का निर्वहन कर सकता है जिसे प्रधानमंत्री के मंत्री परिषद द्वारा पेश किया जाता है। हालांकि देखा जाए तो राष्ट्रपति का चुनाव मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। संविधान में कई लोगों द्वारा यह कहा गया था कि एक व्यक्ति एक से अधिक बार राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन कई लोगों द्वारा इसका विरोध भी किया गया। खैर, वो अलग बात है कि हमारे भारतीय इतिहास में केवल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अलावा कोई और व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति के पद पर नहीं बैठा है। अगर हम इस पर गौर फरमाएं तो कई सारी आलोचनाएं हमें मिलेंगी, जैसे डॉक्टर जाकिर हुसैन के विरोध में बाबूराव पटेल और 12 अन्य सांसदों ने इनके नामांकन पत्र भरने पर विवाद छेड़ दिया था। क्या आपको पता है कि वर्तमान समय में राष्ट्रपति को कुल मिलाकर कितनी तनख्वाह मिलती होगी और निःशुल्क छुट्टियां भी, यानी वह अपनी मर्जी के अनुसार कितनी भी छुट्टियां ले सकता है और उसके वेतन में से किसी भी प्रकार का भत्ता नहीं काटा जाता। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग की प्रक्रिया तो आपको पता ही होगी। अगर कोई राष्ट्रपति कोई ऐसा कार्य करता है जो जनहित के लिए नहीं है या काफी लोगों के हितों की रक्षा नहीं करता तो उसे महाभियोग की प्रक्रिया के अनुसार हटा दिया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा भी कई अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है, जिसे आप स्क्रीन पर दी गई टेबल में आसानी से देख सकते हैं। संघ के मंत्री, राज्य के राज्यपाल, भारत के महान्यायविद, भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल, वित्त आयोग, राज्य भाषा आयोग, इन सभी के साथ राष्ट्रपति की शक्तियां भी होती हैं, जैसे कार्यपालिका की शक्तियां, विधायी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां। इसी के साथ राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात भी उनकी कुछ विशेष शक्तियों में एक गिना जाता है। इनके बाद हमारा दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति है उपराष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में उपराष्ट्रपति होगा जो समय पड़ने पर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार संभालेगा। इसका चुनाव उन मंत्री परिषद द्वारा किया जाता है जो दोनों सत्रों में मौजूद होते हैं। इनका कार्यकाल केवल 5 वर्षों के लिए होता है, लेकिन वह अपने पद से समय मुक्त होना चाहता है तो वह त्याग पत्र दे सकता है, यानी रिजाइन वह दे सकता है। राष्ट्रपति ही इन्हें शपथ दिलाता है। यह राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है और साथ ही साथ अधिक से अधिक 6 महीने तक राष्ट्रपति के पद का कार्यभार भी संभालता है। यानी ऐसा नहीं
कि राष्ट्रपति जब चाहे वह 6 महीने से अधिक अवधि के लिए अवकाश ले ले। अब यहाँ पर हमने राष्ट्रपति की बात कर ली, उपराष्ट्रपति की बात कर ली, लेकिन शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए मंत्री परिषद की आवश्यकता होती है, जहाँ केवल और केवल मंत्री परिषद के सदस्य ही इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जाता है, जैसे कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। अगर लोकसभा में इन्हें बहुमत हासिल है तभी यह मंत्री अपने पद पर रह सकते हैं। भीतर और बाहर यही मंत्रीगण सारे कार्यक्रमों में भाग अपनी पार्टी का सपोर्ट भी करते रहते हैं। सबसे विशेष बात यह है कि वित्त पर मंत्री परिषद का पूरा नियंत्रण होता है। बजट निर्माण, नए कर लगाना, पुराने करों के दरों में बदलाव का पूरा कार्यभार मंत्रिमंडल पर ही सौंपा गया है। राज्य मंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं होते और ना ही उसकी बैठकों में भाग लेते हैं। उसी तरह उप मंत्री का दर्जा भी मंत्री परिषद में सबसे तीसरे स्थान पर आता है। अगर किसी भी देश में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो उसके सारी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। सरकारी विधेयक लोकसभा में पारित ना हो पाए इसलिए प्रधानमंत्री समेत संपूर्ण मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। साथ ही साथ अगर कोई अविश्वास प्रस्ताव पारित हुआ है तो वह केवल एक मंत्री के लिए नहीं अपितु संपूर्ण मंत्री परिषद के लिए पास होता है। देखा जाए तो राष्ट्रपति की कार्यपालिका संबंधी सभी शक्तियों का वास्तविक उपयोग मंत्रिमंडल द्वारा ही किया जाता है। चलिए अब हमने अपने विषय के उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां हम बात करने जा रहे हैं भारत के वास्तविक प्रधान यानी प्रधानमंत्री की। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति तय करता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि वह सभी सदन का सदस्य हो। नरसिम्हा राव और SD देवगौड़ा एक ऐसे प्रधानमंत्री बने जो संसद के सदस्य नहीं थे। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह तब तक अपने पद पर आसीन रहता है जब तक उसे बहुमत प्राप्त हो। वह लोकसभा का नेता होने के साथ ही मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति की सलाह से करता है। नीति निर्धारण में प्रधानमंत्री महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसके पास एक विशेष अधिकारियों का होता है जो यह किसी भी मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल में एक रिलेशन मेंटेन करने के लिए प्रधानमंत्री ही एक अहम कड़ी साबित हो सकता है। आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के परामर्श से ही कार्य करता है और सदन से सभी महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा भी वही करता है। हमारे भारतीय इतिहास में प्रधानमंत्री का कार्यकाल तो काफी दिलचस्प रहा है। भारत के संसदीय इतिहास में अब तक किसी भी प्रधानमंत्री को अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से नहीं हटाया गया है। अधिकतर प्रधानमंत्री ने केवल कम बहुमत के कारण ही त्यागपत्र दिया है। चलिए बताइए कि हमारा वर्तमान राज्यपाल कौन है। चलिए नहीं पता तो आप इसको ढूंढ के लाइए, ये आपका एक होमवर्क ही समझिए, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक ही है राज्यपाल। राज्य में संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। जिस तरह केंद्र में राष्ट्रपति को शक्तियां मिलती हैं उसी तरह राज्यपाल के पास भी लगभग वही शक्तियां होती हैं। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और उसे शपथ ग्रहण के बाद ही अपना पदभार करना होता है। ऐसा माना जाता है कि जिस राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है वह उस राज्य का व्यक्ति नहीं होता, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही है। यह है कि राष्ट्रपति जब चाहे एक राज्यपाल को दूसरे राज्य में नियुक्ति कर सकता है। अगर राज्यपाल को यह लगता है कि उसके राज्य में संविधान के अनुशासन नहीं हो रहा है तो वह राष्ट्रपति से बुलवाकर वहां पर राष्ट्रपति शासन भी लगवा सकता है। मुख्यमंत्री के परामर्श मिलने के बाद राज्यपाल विधानसभा को भंग भी कर सकता है और साथ ही साथ राज्यपाल मुख्यमंत्री से किसी भी प्रकार का सूचना प्राप्ति करने का अधिकार भी रखता है। हमने बात की राज्यपालों की, तो चलिए एक नजर मुख्यमंत्री पर भी डाल लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री का निर्वाचन किया जाता है और राज्यपाल ही मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष का होता है, किंतु वास्तविकता यह है कि जब तक उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त रहता है वह अपने पद पर आसीन रहता है। बहुमत खो देने के बाद मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना पड़ता है और उसके साथ उसके सारे के सारे मंत्रिपरिषद को भी उसकी सिफारिश मानने के लिए बाध्य होना पड़ता है। मंडल का निर्माण राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह से करता है। और तो और राज्यपाल किसी एक ऐसे व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बना सकता है जो किसी भी विधानमंडल का सदस्य ना हो, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर उसका सदस्य बनना अनिवार्य होता है। साथ ही साथ मुख्यमंत्री मंत्रियों को विभागों का बंटवारा करता है और बैठकों की अध्यक्षता भी उसी के द्वारा की जाती है, मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। अब तक हमने उन सभी व्यक्तियों के बारे में जानने का प्रयास किया है जो हमारे शासन प्रणाली को
सुचारू रूप से चलाने के लिए कारगर साबित होते हैं। मंत्रिपरिषद किसके भीतर विश्वास प्रस्ताव करते हैं या किसके भीतर वह संविधान में संशोधन का मुद्दा उठाते हैं, वह है संसद। भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्थापिका के रूप में संसद का प्रावधान दिया गया है और देखा जाए तो राज्यसभा और लोकसभा के बीच में भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अपना रखा है। राष्ट्रपति के पहले वर्ष के प्रथम सत्र के शुरू में ही संसद को संबोधित करने के लिए आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन विधेयक को संसद ने दोनों सदनों में पेश कर दिया जाता है वही कानून बन जाते हैं। हाँ, लेकिन राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं। इसके साथ साथ संसद के सत्र में राष्ट्रपति द्वारा ऑर्डिनेंस जारी किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 के अंतर्गत सदस्यों को व्यक्तिगत विशेष अधिकार दिए गए हैं और इसी के भाग में संसद और विधानमंडलों को अपनी कार्यवाही को पूर्ण रूप से प्रकाशित करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता भी उन्हें दी गई है। देखा जाए तो संसद प्रत्यक्ष रूप से देश की जनता के लिए कार्य करती है। अगर उनके द्वारा पारित कानून देश हित में ना हो तो उसका विरोध भी किया जाता है। सामान्य रूप से संसद की कार्यवाही को जनता के समक्ष रखा जाता है, लेकिन संसद अगर अपने कार्यकाल को गुप्त रखना चाहती है तो उसे पूर्ण अधिकार होते हैं। विधेयक को भी सदन में पेश किया जाता है। सरकारी विधेयक मंत्रियों द्वारा और गैर सरकारी विधेयक निजी व्यक्तियों द्वारा पेश किया जाता है। साधारण विधेयकों को किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, चाहे वह राज्यसभा हो या लोकसभा। अगर किसी सरकारी मंत्री द्वारा कोई विधेयक को पेश करना है तो उसे सचिव के पास 7 दिन पहले एक कॉपी भेजनी पड़ती है, तब जाकर एक निश्चित तारीख डिसाइड होती है। सदन के अन्य सदस्यों को भी उसकी कॉपी भेजी जाती है ताकि वह उस पर विषय पर अपने मत पेश कर सके। सदन में गैर सरकारी विधेयक पेश होने से पूर्व इसे संसदीय समिति से मंजूरी लेनी पड़ती है। राज्यों की सीमाओं पर पड़ने वाले प्रभाव और सरकारी भाषा के बदलाव के लिए भी राष्ट्रपति की मंजूरी लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब एक सदन में एक विधेयक पास हो जाता है तो उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है और अगर उसमें कोई अड़चन आ जाती है तो राष्ट्रपति दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। वह विधेयक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है या फिर संशोधन। विशेष रूप से धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश पर केवल और केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। इसे कोई गैर सरकारी सदस्य पेश नहीं कर सकता, केवल वित्त मंत्री के पास ही इसे पेश करने का अधिकार होता है। राज्यसभा को धन विधेयक पर स्वीकृति 14 दिन के अंदर देनी होती है। यदि राज्यसभा ऐसा नहीं करती तो 14 दिन के बाद राज्यसभा के संबंध में लोकसभा स्पीकर बीच में पड़ता है। इस सभी के साथ संसदीय समितियां व्यवस्थापिका का एक अनिवार्य अंग है। वर्तमान में संसद का कार्य केवल विधि निर्माण तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अनेक समस्याओं का चिंतन भी करना होता है। कार्यों की मात्रा एवं क्षेत्र बढ़ाने से व्यवस्थाएं के ऊपर काफी दायित्व आ गए हैं। इन्हीं सबके समाधान में समितियों का निर्माण किया जाता है, जो उसके कार्यों के अनुसार दक्षता रखने वाले सदस्यों की नियुक्ति कर उसकी सहायता करता है। समिति का गठन लोकसभा के सदस्यों द्वारा या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य कार्य किसी अधिकारी द्वारा अपने अधिकारों से दुरुपयोग से माना जाता है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 के अंतर्गत नियमित नियमों के अनुसार इसे वर्गीकृत किया गया है, जैसे स्थायी समितियां और तदर्थ समिति। स्थायी समितियों के अंतर्गत आती हैं वित्तीय समितियां, विषयगत समितियां, सदन की समिति, जांच समितियां जिसके अंदर याचिका और विशेष अधिकार समिति, छानबीन समितियां जिसमें सरकारी आश्वासन समिति, अधिनियम संबंधी समिति और तो और सेवाओं के उपबंध कराने वाली समितियां, जिसके अंदर आवास समिति और संचालन समिति विशेष समिति आते हैं। चलिए अब इस वीडियो के अंत में हम बात करते हैं राज्य की व्यवस्थापिका के बारे में। विधानसभा के सदस्य का निर्वाचन मुख्य रूप से जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, यानी डायरेक्टली लोगों के द्वारा ही इसके सदस्यों का चुनाव होता है। विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है तब तक उसका कार्यकाल चलता है। अनुच्छेद 170 के अनुसार विशाल में विधानसभा में अधिकतम और न्यूनतम 60 सदस्य हो सकते हैं। विधानसभा की बैठक में 1/10 मत प्राप्त होना आवश्यक है। विधानसभा अपने प्रथम बैठक में एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष को चुनती है। स्पीकर की ऑप्शन में डिप्टी स्पीकर सदन की अध्यक्षता करता है। विधानसभा के सदस्य अपने बहुमत के द्वारा स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर को भी हटा सकते हैं। स्पीकर द्वारा निर्धारित तिथि को सदस्य अपने स्थान पर आकर विधेयक प्रस्तुत करता है। विधेयक पेश हो जाने के बाद अध्यक्ष विधियों के प्रथम वाचन को तिथि निश्चित करता है। विधेयक को पेश करने के दौरान इसे 3 भागों में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यपाल को अधिकार है कि वह विधेयक को स्वीकृति प्रदान करे या उसे अस्वीकार करे। तो यह थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। इन सभी विषयों को अगर आप विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं तो प्रभात प्रकाशन लेकर आया है आपके लिए भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जिसे आप अमेज़न या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं या स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप इनको ऑर्डर कर सकते हैं। उम्मीद है आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।
यूपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में गारंटीड सक्सेस के लिए भारत का प्रसिद्ध पब्लिशर प्रभात प्रकाशन आपके लिए लाया है यूपीएससी 26 वर्षों के टॉपिक वाइज सॉल्व्ड पेपर्स। आईएएस डॉक्टर मनीष रंजन की इस बुक में है एक्सप्लेन्ड आंसर्स और ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ ही जरूर पढ़ें यूपीएससी सीसैट, जिसमें है पेपर 2 के 2011 से 2020 के सॉल्व्ड पेपर्स। ये दोनों बुक्स इंग्लिश में भी अवेलेबल हैं। आज ही ऑर्डर करें ऑनलाइन अमेजॉन या फ्लिपकार्ट से और क्रैक करें यूपीएससी एग्जाम।